हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम इस क्वेश्चंस को सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं और आपसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं 25 क्वेश्चंस तक बात कर चुके हैं। 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन नंबर 26 से, है ना। हमने 25 क्वेश्चंस तक बात कर हमने किया है। 5 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें मैच है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जैसा कि मैं पहले कहता हूँ हमेशा कि कोई मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो थोड़ा के बेस पे आप बहुत कुछ क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जैसे कि पहला है लिस्ट 1 में ए में है सीलर मिलर एंड सेलर मॉडल, बी में है हिल्दा ताबा मॉडल, सी में है वेंस्टेन एंड फैंटिनी मॉडल और डी में है गुडलैड मॉडल। इधर दिया हुआ है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। मैंने जब बात किया था तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये बात कह दिया था आपको, हम बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि वो बात हम ये किया कि हिल्दा ताबा मॉडल जो है वो ग्रास रूट मॉडल है, ग्रास रूट मॉडल है वो, इसलिए इसका पहला का ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब पहला का बी का फर्स्ट आंसर हो जाएगा तो बी का फर्स्ट यहाँ सिर्फ यहाँ है, बाकी कहीं नहीं, इसलिए ये खत्म और ये खत्म और आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हो गया, टॉपिक खत्म। क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगा? क्वेश्चन बनाने में आपको लगा टाइम 5 सेकेंड। तो इसलिए जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपका दिमाग इतना ब्रॉड होगा कि आप बहुत आसानी से आगे के क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन हम बात करेंगे आगे। जो मिलर एंड सिलर का मॉडल है वो बात करता है ट्रांसमिशन के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। इसे कहते हैं मेटा ओरिएंटेड। हम बात करेंगे इसके बारे में, इसलिए इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो वेंस्टेन एंड फैटिनी मॉडल है, ये वेंस्टेन एंड फैटिनी मॉडल जो है वो नॉन टेक्निकल मॉडल है। नॉन टेक्निकल, इसे नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक मॉडल भी आप कह सकते हैं। किसी क्वेश्चंस में जब नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मॉडल कई सारे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मॉडल्स टेक्निकल है और कौन से करिकुलम मॉडल नॉन टेक्निकल है। ऐसा क्वेश्चन है आगे, हम उस पर बात कर लेंगे, तो आपको वहां से ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कंसेप्ट जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, ताकि अब और अच्छा फील करें। उसके बाद जो है गुडलैड मॉडल जो है ये बात करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिड्यूस्ड फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव से हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिड्यूस करते हैं, ये बात करता है गुडलैड मॉडल। इसके बारे में बहुत कम पढ़े होंगे आप लोग, मैं भी कम पढ़ा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे देखा हूँ तो समझ में आ गया मुझे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। टॉपिक खत्म, क्लियर। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि आप समझे चीजों को। जो मिलर एंड सेलर मॉडल है, मिलर एंड सेलर मॉडल, द मिलर एंड सेलर मॉडल वाज डेवलप्ड बाय जॉन मिलर एंड वाल्टर सेलर्स इन 1980s। 1980 में जॉन मिलर एंड वाल्टर सेलर ने इस मॉडल को डेवलप किया। दिस मॉडल फोकस, ये जो मॉडल है वो फोकस करता है 3 मेटा ओरिएंटेशन पर। 3 मेटा ओरिएंटेशन पर। अब 3 मेटा ओरिएंटेशन क्या है मैं तो शॉर्ट में यह बता दूंगा, वो है ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं 3 मेटा ओरिएंटेशन। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब कंटेंट पे हम बात करेंगे तो वहां एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये बात हम करेंगे कंटेंट में आगे जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन फिलहाल अभी आप यहीं पर इसको पूर्ण विराम दें, ठीक है ना। अच्छा, हिल्दा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम, हिल्दा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम, द हिल्दा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम emphasize on टीचर लर्नर इंटरेक्शन, मैंने पहले कहा था, एंड कोलैबोरेशन। ये हिल्दा टाबा मॉडल जो है इसे ग्रास रूट मॉडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लर्नर्स और टीचर के इंटरेक्शन से मॉडल बनाया जाता है, उसे कोलैबोरेशन से मॉडल बनाते हैं, इसलिए इसको ग्रास रूट मॉडल कहते हैं। इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये मॉडल जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पर फोकस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करने पर फोकस करता है, इंक्वायरी स्किल्स इन लर्नर्स, लर्नर्स के अंदर जो इंक्वायरी स्किल्स है इन तमाम चीजों को डेवलप करने पर फोकस करता है।
इट ऑफन रेफर्ड एज ए ग्रास रूट मॉडल, ये इसे हमेशा ग्रास रूट मॉडल कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इन्वॉल्व्स टीचर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, क्योंकि इसके डेवलपमेंट प्रोसेस में टीचर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये मॉडल जो है बच्चे के इंटरेस्ट के बेस पर तैयार किया जाता है। ठीक है ना, मैंने पहले बात इसके बारे में बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट है विंस्टेन एंड फैंटिनी मॉडल ऑफ करिकुलम। विंस्टेन एंड फैंटिनी मॉडल ऑफ करिकुलम, तो विंस्टेन एंड फैंटिनी मॉडल ऑफ करिकुलम इज नॉन टेक्निकल और नॉन साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम। इसे नॉन टेक्निकल या नॉन साइंटिफिक मॉडल ऑफ करिकुलम कहते हैं। हम पिछले कई आगे आने वाले क्लास में बात कर लेंगे, मतलब किसी क्वेश्चन में, कि नॉन टेक्निकल मॉडल कौन है और टेक्निकल मॉडल कौन है, ठीक है ना, या साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक मॉडल करिकुलम कौन है। नॉन टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम फोकस ऑन द लर्नर्स सेल्फ परसेप्शन ऑफ नीड्स एंड प्रेफरेंस। जो नॉन टेक्निकल मॉडल, जो भी नॉन टेक्निकल मॉडल्स हैं, वो लर्नर्स के नीड्स पर बेस्ड होता है। इन नॉन टेक्निकल मॉडल्स ऑफ करिकुलम लर्नर्स इन्वॉल्व इन द करिकुलम प्लानिंग, उसमें करिकुलम प्लानिंग में लर्नर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड गुडलैंड मॉडल जो है, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, अकॉर्डिंग टू गुडलैंड के हिसाब से एजुकेशनल प्लानर जो है, जो एजुकेशनल को प्लान करते हैं, डिड्यूस स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम जनरल ऑब्जेक्टिव्स। वो जो है जनरल ऑब्जेक्टिव से स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो डिड्यूस करते हैं, निकालते हैं। द मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड एज ए टेक्निकल साइंटिफिक, ये जो मॉडल जो है गुडलैंड मॉडल, ये टेक्निकल मॉडल है, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है। वन, बिकॉज इट वेरियस पार्ट आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है। इतनी बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाकी हम करिकुलम पे विशेष तौर पर बात करेंगे। जो बातें पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दी जाती है, उस पॉइंट को भी आप अपने जहन में रखा कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। बाकी जब हम डिटेल से बात करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटर पार्ट्स क्यों आपस में इंटरकनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। मिलर एंड सेलर मॉडल जो है वो बात करता है ट्रांसमिशंस, ट्रांजैक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करता है। हिडलराव मॉडल जो है वो ग्रास रूट मॉडल है। विंस्टेन एंड फैंटिनी मॉडल जो है वो नॉन टेक्निकल मॉडल है। और गुडलैंड मॉडल जो है वो बात करता है कि हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल ऑब्जेक्टिव से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको ये 27 क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन वाज ड्राफ्टेड बाय, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, ये कौन ड्राफ्ट करता है, कौन इसको तैयार करता है? ये इसको तैयार करता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसको तैयार करता है ना। इसको कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएसई इन इंडिया हैज बीन drafted by the National Council of Educational Research and Training NCERT. The NCFSE provides guidelines। ये जो NCFSE है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एंड सेट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के लिए, एंड प्रैक्टिस इन स्कूल अक्रॉस द इंडिया, पूरी इंडिया में जो स्कूल्स हैं उस स्कूल्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक एजुकेशन पॉलिसी तैयार करता है। द फ्रेमवर्क एम, जो फ्रेमवर्क है एनसीएफएसई फ्रेमवर्क जो है, उसका एम है, क्या एम है? टू प्रमोट यूनिफाइड एंड कंप्रिहेंसिव एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एक कंप्रिहेंसिव एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो अलग अलग डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो अलग अलग नीड्स हैं, विभिन्न नीड्स हैं, उस पर एंड अलाइन विद द नेशनल एजुकेशनल गोल्स, और जो राष्ट्रीय जो गोल है उस गोल के साथ अलाइन करके, उस गोल के साथ जोड़ करके हम स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा करें, एड्रेस करें, और एक बेहतरीन कंप्रिहेंसिव एजुकेशनल स्ट्रक्चर तैयार करें पूरे हिंदुस्तान में। इस बात को वो प्रमोट करता है, उसका ये एम है, ये मकसद है, ठीक है। इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 एनसीईआरटी। एनसीएफएसई जो है उसको ड्राफ्ट करना एनसीईआरटी का काम है। 28 क्वेश्चन नंबर, मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन,
ये रेगुले मेटाकॉग्निशन। अब जानते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अपने थिंकिंग के बारे में थिंक करना कि मैं क्या थिंक करता हूं। रेगुलेशन डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स, ये रेगुलेशन मतलब होता है रेगुलेट करना, जो आप थिंक कर रहे हैं उस थिंकिंग के ऊपर जो थिंकिंग कर रहे हैं उसको रेगुलेट करना। तो जो मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन है डिस्क्राइब हाउ लर्नर्स, ये कहता है, जिसके व्याख्या करता है कि किस तरह से लर्नर्स जो है वो मॉनिटर करता है, मॉनिटर यहां पर होगा मॉनिटर, किस तरह से लर्नर जो है वो मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है, यहां कंट्रोल होगा, कंट्रोल कंट्रोल करता है देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और ई, ए और ई 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी मेटा कॉग्निशन रेगुलेशन जो है वो बात करता है कि जो लर्नर्स है वो किस तरह से अपने मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को। इसे कहते हैं रेगुलेशन, रेगुलेट करना। किस चीज को रेगुलेट करना? कॉग्निटिव प्रोसेस को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना है उसको कंट्रोल करना, इसे कहते हैं रेगुलेट करना। आइए और बात को समझते हैं। तो मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस एंड स्ट्रेटजी, ये वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, एक स्ट्रेटजी है यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर, कंट्रोल करना और मॉनिटर करना वंस ओन कॉग्निटिव एक्टिविटी, जो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी है उस कॉग्निटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करना और उसको मॉनिटर करना। इट रेफर्स टू व्हाट लर्नर्स डू अबाउट लर्निंग, इट रेफर्स, ये बताता है कि लर्नर जो है वो क्या लर्न कर रहा है। मेटा कॉग्निशन रेगुलेशंस इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ हाउ यू थिंक, जो मेटा कॉग्निशन रेगुलेशंस है वो उसमें इन्वॉल्व है, वो अवेयर करता है आपको कि हाउ यू थिंक, आप क्या सोच रहे हैं, लर्न क्या सीख रहे हैं, एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, यूजिंग दिस अवेयरनेस टू अडेप्ट एंड इंप्रूव योर कॉग्निटिव प्रोसेस। और इस जो आपके जो मेटा कॉग्निशन रेगुलेशन है इसके इस्तेमाल से आप जो है इंप्रूव कर सकते हैं अपने कॉग्निटिव प्रोसेस को। इसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन रेगुलेशन, मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना अपने किस चीज को, कॉग्निटिव प्रोसेस को। क्लियर? आई होप आप बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने पियाजे की थोड़ी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर देख लीजिए, वहां समझ में आ जाएगा आपको। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रंस नॉलेज इंक्रीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ, पियाजे के हिसाब से जो बच्चे की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता है किस प्रोसेस के माध्यम से, क्या प्रोसेस है जो बच्चे की नॉलेज इंक्रीज होता है, कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ए और डी, इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, ये वाला एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। और एस्केप फोल्डिंग नहीं होगा, क्योंकि एस्केप फोल्डिंग जो है बात करता है वाइगोट्स्की जो है एस्केप फोल्डिंग के बारे में बात करता है, ये नहीं होगा। एप्लीकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। और एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों मिलकर बनता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के अंदर में ही आता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन एडेप्टेशन जो है उसके अंदर में आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ये दोनों मिल करके एडेप्टेशन कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है तो इसलिए एसिमिलेशन एकोमोडेशन होगा। अगर यहाँ पे ये दोनों नहीं होता, सिर्फ एडोप्टेशन होता, तो आपको एडोप्टेशन पे टिक मारना चाहिए था, मारते हैं आप, लेकिन जो अब चूंकि दोनों को अलग अलग दिया हुआ है इसलिए एसिमिलेशन और एडोप्टेशन होगा। आइए बात कर लेते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रंस नॉलेज इंक्रीज थ्रू प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रन जो है वो अपने नॉलेज को जो इंक्रीज करता है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के प्रक्रिया के द्वारा इंक्रीज करता है। ये एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। एसिमिलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड फिटिंग इट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा और मेंटल फ्रेमवर्क। जो आपके पास स्कीमा है, जो मेंटल फ्रेमवर्क है, उस मेंटल फ्रेमवर्क में, उस स्कीमा में कोई न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना,
ये कहता है एसिमिलेशन। यानी आप किसी चीज को देखें और उस चीज को अपने स्कीमा में, अपने मेंटल फ्रेमवर्क में फिट कर लिए, इसे कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब आत्मसात करना। और एकोमोडेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और एडेप्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चेंज करना, उसको एडेप्ट करना टू फिट न्यू इंफॉर्मेशंस दैट डज नॉट फिट इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क। जो आपके पास जो मेंटल फ्रेमवर्क बना हुआ था, जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज करना या मॉडिफाई करना या एडेप्ट करना, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। और इन दोनों की प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है तो इसे कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन। और इसका जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बाद इंसान को होता है इक्विलिब्रियम, बैलेंस। पियाजे की थ्योरी में इसे बात का जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना। तो पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रंस, पियाजे मानता है कि बच्चे जो है कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द इंटरप्ले बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। पियाजे कहता है कि बच्चे जो है इस दुनिया से जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ, दुनिया की जो समझ कंस्ट्रक्ट करता है, वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के इंटरप्ले के साथ तालमेल करके करता है, लीडिंग टू डेवलप न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और इससे वो न्यू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। क्लियर ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और डी, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? इसे का आप समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हो। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब समेटिव असेसमेंट, है ना। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट ये क्या होता है? ये क्या है? समेटिव असेसमेंट क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आप जानते हैं कि समेटिव असेसमेंट में हम एंड लास्ट में असेसमेंट करते हैं, एंड में असेसमेंट करते हैं। ये बात कई बार आपको बताया जा चुका है। तो इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल जो है, हम समेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर लर्निंग गोल के लिए। ये इसका आंसर होगा। इंक्लूडिंग क्लियर गोल फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज। ये जो है इंक्लूडिंग, इसमें क्लियर गोल फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज, ये जो है क्लियर गोल फॉर द लर्निंग एक्टिविटीज, ये जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। और जो रिफ्लेक्ट ऑफ न्यू लर्निंग, व्यू ऑफ लर्निंग, अपने जो लर्निंग के जो व्यू उसको रिफ्लेक्ट करना, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। अच्छा, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चे से क्वेश्चंस मतलब पूछवाना, आस्क रिक्वायर करना अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्यों? क्योंकि ये तमाम चीज जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस है। और ये जो है प्लानिंग करना, ये एंड की बात कर रहा है, एंड की बात। प्लानिंग मतलब गोल, मतलब प्लानिंग गोल मतलब एंड की बात, इसलिए ये समेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से आपसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ लेसन, यूनिट और कोर्स। हम इसका इस्तेमाल जो समेटिव असेसमेंट है, वो जो एक प्रक्रिया है जिसको हम इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग को, कब? एंड में, लेसन के एंड में, यूनिट के एंड में या कोर्स के एंड में, टू डिटरमाइन वेदर दे हैव अचीव्ड द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। क्यों करते हैं? इस बात को तय करने के लिए कि क्या वो लर्निंग गोल्स को अचीव कर सका या नहीं कर सका। इसलिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, समेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स था वो लर्निंग आउटकम्स हासिल कर सका या नहीं कर सका। इसके कुछ पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो क्या है? मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट के अचीवमेंट को मेजर करना। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन जो इस्तेमाल किए हैं बच्चे को पढ़ाने में, उस इंस्ट्रक्शन का इवेल्युएट करना। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फॉर इंप्रूवमेंट, किस एरिया को इंप्रूवमेंट करना है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। एंड इन्फॉर्म फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, और फ्यूचर इंस्ट्रक्शन के लिए इन्फॉर्म करना है कि भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं। The goal of assessment of learning is provide a comprehensive picture of a students learning and promote students success। ये जो assessment of learning का जो गोल है, वो गोल है स्टूडेंट्स के एक comprehensive picture, स्टूडेंट्स का एक comprehensive picture प्रोवाइड करना,
ताकि हम स्ट्रेंथ्स को प्रमोट कर सके, उसके सक्सेस को हम प्रमोट कर सके, बेहतर कर सके, जहाँ कमी है उस कमी को दूर करके उसको सक्सेस हम कामयाब कर सके। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स। फ्यूचर लर्निंग गोल्स प्लान पे डिपेंड करता है, ध्यान देता है। इसलिए हमारा इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक। हम नेक्स्ट वीडियो में 31 से 35 तक बात करेंगे और इससे आगे भी हम बात करते रहेंगे। यहाँ हम रोकते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ आपको सीखने को मिले, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो आप सीख रहे हैं आपके दोस्त भी सीखें। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ना सीखें तो फिर कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके बाय।